ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे गाजा पर इजराइल का विध्वंसक हमला, इसके बारे में। दुनिया में फिलहाल कई मोर्चों पर जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है और इनमें से एक युद्ध इजराइल और हमास के बीच जारी है। दुनिया भर में हमास के ठिकानों पर इजराइल का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने गाजा सिटी पर अपने हमले और भी तेज कर दिए हैं। गाजा सिटी में इजराइल के एयर स्ट्राइक ने हालात और भयावह बना दिए हैं। गाजा पर ताजा हमले में कई ऊंची इमारतों को ध्वस्त किया गया और इजराइल ने गाजा सिटी के निवासियों का क्षेत्र खाली करने का आदेश दिया। उनका कहना कि यह क्षेत्र कार्रवाई गाजा क्षेत्र के सबसे बड़े शहर पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से की जा रही है। उनके अनुसार गाजा सिटी हमास का आखिरी गढ़ है। हालांकि शहर में अभी भी लाखों लोग रह रहे हैं और वो अकाल जैसी स्थिति में बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख करेंगे, जहां गाजा में इजराइल का विध्वंसक प्रहार देखने को मिला और हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है। गाजा के अल शिफा अस्पताल पर हमला किया गया। बहुमंजिला इमारत पर भीषण बमबारी की गई है और इजरायली हमले में कई लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ा हमला है, ये जहां लगातार इजराइल के हमले देखने को मिल रहे हैं। गाजा पर इजराइल का बारूदी कहर देखने को मिला है। तो गाजा सिटी में 360 से ज़्यादा टारगेटेड अटैक जो हैं वो किए गए हैं। 360 से ज़्यादा ये अटैक किए गए हैं। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। तो कोहराम इस वक्त मचा हुआ है और इस कोहराम के बीच लोगों से भी शहर खाली करने के लिए कह दिया गया है। लोगों से साफ तौर पर कहा गया कि शहर खाली करें। हमास के ठिकानों पर इजराइल की बारूदी स्ट्राइक देखने को मिली, जहां गाजा में 48 घंटे के अंदर सबसे बड़ा हमला हुआ है। गाजा में इजराइल का विध्वंसक प्रहार देखने को मिला और हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी देखने को मिली है। गाजा सिटी में इजराइल का बारूदी प्रहार देखने को मिला और बहुमंजिला इमारत पर भीषण बमबारी देखने को मिली है। इजरायली हमले में कई लोगों की मौत हुई है और गाजा के अल शिफा अस्पताल पर हमला हुआ है और क्वाडकॉप्टर से अस्पताल पर गोलीबारी की गई है। गोलीबारी से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। अस्पताल में इस वक्त अफरा तफरी जो है वो देखने को मिल रही है। जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, इन स्थितियों के बीच लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। आईडीएफ स्ट्राइक में हमास को नुकसान पहुंचा, इसको लेकर बात करें तो निगरानी उपकरण, स्नाइपर पोस्ट और कमांड सेंटर, सुरंग और आरपीजी फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। ये सभी तबाह हुए हैं। इन पर जिस तरीके से हमले किए गए, इन हमलों का असर कमांड सेंटर पर देखने को मिला। जो सुरंगें बनाई गई थी, इन सुरंगों पर भी इसका असर देखने को मिला है। मौजूदा हालात बड़े विपरीत नजर आ रहे हैं। आरपीजी फैक्ट्री पर भी जो है बड़ा असर देखने को मिला। स्नाइपर पोस्ट को लेकर बात करें, वहां पर भी इस हमले का असर देखने को मिला और विध्वंसक हमला इजराइल के द्वारा किया गया है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी अल्टीमेटम दे रखा है। अमेरिका ने भी चेतावनी जारी की है। अमेरिका ने भी कहा कि इस युद्ध को तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए, लेकिन बावजूद इसके ये युद्ध लगातार जारी है। इजराइल के हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इजरायली हमले में लगातार जो है गाजा में तबाही मची हुई नजर आ रही है। हमास में जो है तबाही लगातार देखने को मिल रही है। हमास के जो लड़ाके हैं वो भी लगातार मर रहे हैं और दूसरी ओर इजराइल जो है वो लगातार टारगेटेड अटैक कर रहा है। इन टारगेटेड अटैक में विध्वंसक हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। दूसरी ओर हमास की तरफ से भी जिस तरीके से पलटवार किया जा रहा है, इस पलटवार का जवाब जो है वो इजराइल के द्वारा कड़े अवसर पर दिया जा रहा है। तो ये लगातार अगर बात करें तो अक्सर गाजा में इजरायली रॉकेट जो है वो दागे जाते हैं। तो आईडीएफ स्ट्राइक में हमास को बड़ा नुकसान हुआ है। निगरानी उपकरण जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। साथ ही साथ हमास का इजराइल के ऊपर प्रचंड प्रहार देखने को मिला। गाजा में हाहाकार देखने को मिला है। गाजा पर इजराइल का बारूदी कहर देखने को मिला है। लगातार ये हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं और ये हमले लगातार जारी हैं। हमास का इजराइल पर प्रचंड प्रहार देखने को मिला है। गाजा में हाहाकार देखने को मिला। बड़ी खबर है ये। गाजा में बड़े हमले की तैयारी में इजराइल है। महाविध्वंसक हमले की तैयारी में इजराइल है। इजराइल हमले का नया प्लान बना रहा है। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आई है। 3 चरणों में हमास के 360 ठिकाने जो है वो टारगेट किए जाएंगे अगले चरण में और ज़्यादा विध्वंसक हमले की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है जिस बीच निकल कर सामने आ रही है। तो अगले चरण में और ज़्यादा विध्वंसक हमले की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है जिस बीच निकल कर सामने आ रही है। तो अगले चरण में और भी ज़्यादा विध्वंसक हमला जो है वो देखने को मिल सकता है और महाविनाश लगातार जारी है। इजराइल हमले का नया प्लान तैयार कर रहा है। इस बीच जो है
इजराइल के द्वारा हमले का नया प्लान तैयार किया जा रहा है। बड़ी खबर है और अगले चरण में और भी ज़्यादा विध्वंसक हमले की तैयारी जो है वो की जा रही है। दूसरी ओर इजराइल जो है वो भी प्लानिंग कर रहा है, इजराइल भी ये प्लानिंग कर रहा है कि किस तरीके से आगे और भी विध्वंसक हमले जो हैं वो किए जाएं, आगे और भी किस तरीके से बड़े हमले जो हैं वो किए जाएं, इनको लेकर इजराइल के द्वारा भी प्लानिंग जो है वो की जा रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो गाजा में बड़े हमले की तैयारी में इजराइल है। गाजा में इजराइल के द्वारा बड़ा हमला जो है वो किया जा सकता है। इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी जुड़े हैं। देवनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से लगातार ये युद्ध की स्थिति देखने को मिल रही है, इसमें आप अमेरिका का रोल किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अमेरिका ने पहले भी मध्यस्थता करने की कोशिश की, अमेरिका ने पहले भी कहा कि युद्ध रुक जाए, लेकिन उसके बावजूद ये लड़ाई लगातार जारी है। देवराज जी, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। जी हाँ, अमेरिका बार बार यह दावा करता रहा है कि वह इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा है। बातचीत दोहा में, कतार में चल रही है और बातचीत मिस्र के राजधानी काहिरा में भी चल रही है। दिक्कत ये आ रही है कि उभय पक्ष ने इस तरह के दावे रखे हैं जो कि कई बार लगता है कि दूसरा पक्ष मान नहीं सकता है। हमास का दावा यह है कि वह सीज़फायर तभी मानेगा जब आईडीएफ सीज़फायर करके गजा को खाली करके इजराइल की तरफ वापस अपनी सीमा के अंदर चली जाएगी। तो ये दावा, ये जो मांग है हमास की, इसको इजराइल कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। और इजराइल जो है वो बार बार कह रहा है कि वह सीज़फायर तभी करेगा जब हमास बाकी बचे हुए बंधक जो हैं, 20 बंधक जो बचे हुए हैं, उनको छोड़ देगा और हमास हथियार डाल देगा। तो हमास इन दोनों मांगों के लिए ही तैयार नहीं है। हमास कहता है कि युद्धबंदी होने के बाद ही वह इन 20 बंधकों को, जिंदा बचे हुए जो बंधक हैं, उनको छोड़ेगा, क्योंकि हमास को लगता है कि यही जो 20 बंधक हैं, यही उनके हाथ में अब आखिरी क्या कहें, तुर्प का इक्का बचा है। और हमास हथियार भी नहीं डालना चाहता, क्योंकि हमास को यह डर है कि अगर हमास ने हथियार डाल दिए तो फिर उसके बाद आईडीएफ पूरे गजा पर नियंत्रण कर लेगी और हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मार डालेगी। जी देवनाथ जी, अगर हमास की सैन्य क्षमताओं को लेकर बात करें तो हमास की सैन्य क्षमताओं को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या इस काबिल उसे आप मानते हैं कि लॉन्ग टर्म के बेसिस पे इजराइल के सामने वो स्टैंड कर सकती है? जब ये युद्ध चालू हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, उस वक्त सीआईए और मोसाद का ये आकलन था कि हमास के पास करीबन 30,000 आर्म्ड लड़ाके हैं और हमास के पास करीबन 20,000 छोटे रॉकेट्स, जमीन से जमीन पर मार करने वाले, और करीबन 10,000 लंबी दूरी के रॉकेट्स जिनकी रेंज थोड़ा ज्यादा थी, करीबन 80 किलोमीटर। वह अब पिछले 2 साल की लड़ाई में आईडीएफ की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वह कह रही है कि हमास के पास जितने लॉन्ग रेंज रॉकेट्स थे जो कि करीबन 80 किलोमीटर तक फायर कर सकते थे, वो शायद खत्म हो गए हैं। और हमास के पास जो 20,000 शॉर्ट रेंज रॉकेट थे जिनकी रेंज 5 से 10 किलोमीटर थी, जमीन से जमीन पर फायर करते थे, उनमें से महज करीबन 4 या 6,000 बचे हैं। जी। इस तरह से लड़ाकों की जो तादाद है, आईडीएफ दावा करती है कि अभी तक उनके हिसाब से 14,000 के करीबन हमास के लड़ाकों को उन्होंने मार डाला है। तो करीबन 16,000 अभी बचे हुए हैं। लेकिन हमास ये दावा करती है कि वह रोज नए नए लड़ाकों को, खासतौर से जो बच्चे हैं 14 साल, 15 साल, 16 साल, उनको रोज रिक्रूट कर रही है। तो हमास ये कह रही है कि उसकी कैडर की स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं हुआ, उसकी कैडर अभी तक 20,000, 25,000 से ज्यादा है। जी देवनाथ जी, दूसरी ओर अगर गाजा की बनी हुई जो सुरंगें हैं, जो उसके टनल्स है, उसको लेकर बात की जाए तो इजराइल के लिए किस तरीके से ये सुरंगें एक बड़ा खतरा लगातार बनी हुई हैं? हाँ, इस युद्ध के शुरुआत में करीबन 2,000 किलोमीटर की सुरंगें हमास ने खुद दावा किया था कि उसने बना लिया है अलग अलग जगह में।
गजा के नीचे, खान यूनिस के नीचे और रफा शहर के नीचे। अभी आईडीएफ जो है वो ये दावा कर रही है कि रफा की जितनी सुरंगें हैं उन्होंने क्लियर कर दी हैं। खान यूनिस में भी अब ना के बराबर सुरंगें जो हैं हमास के कंट्रोल में हैं। सारी सुरंगों को या तो आईडीएफ ने उड़ा दिया है डायनामाइट लगाकर, या उन सुरंगों को खाली करके हमास के लड़ाके तितर-बितर हो गए हैं। जी। यह सिर्फ जो मुख्य गाजा शहर है, खासतौर से जबालिया कैंप जो है, जबालिया रिफ्यूजी कैंप, उसके आसपास के एरिया में सुरंगें बची हुई हैं, जिनकी लंबाई करीबन 500 किलोमीटर बताई जा रही है। लेकिन गौरतलब बात है कि वहां पर भी अब आस्ते आस्ते आईडीएफ की जो स्टॉर्म ट्रुप्स हैं, ग्राउंड ट्रुप्स हैं, वो हर रोज एक एक गली आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक स्ट्रीट, एक एक सड़क आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज एक एक बड़ी बिल्डिंग को काबू में ला रहे हैं। जिन जिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग को आईडीएफ के सोल्जर्स काबू में नहीं ला पा रहे, उनको इजराइल एयरफोर्स आकर हवा से बम गिराकर ध्वस्त कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये सुरंगों में कुछ हमास के लड़ाके अभी तक भी बाकी हैं, जो हमास के बचे खुचे रॉकेट्स, मिसाइल्स और गोला बारूद है, उन्होंने इन्हीं सुरंगों में छुपा के रखी हुई है। जी जी। देवनाथ जी, दूसरी ओर जिस तरीके से हमास लगातार ये हमले कर रहा है, इन हमलों से जो इजरायली सेना है उसके ऊपर किस तरीके से दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से अभी पहले बातचीत में आपने भी जिक्र किया कि जो हमले हैं वो हमास की तरफ से भी लगातार देखने को मिल रहे हैं, और 2023 अक्टूबर में युद्ध की शुरुआत हुई थी और करीब करीब युद्ध को 2 साल हो चुके हैं। 2 साल से हमास स्टैंड कर रहा है इस युद्ध में। जी हाँ, हो ये रहा है कि इस युद्ध में हमास के जो लड़ाके हैं वो लगातार नए नए तरीके से इजराइल की फौज पर हमला कर रहे हैं। अब इजराइल की जो फौज है, अगर हम अक्टूबर 2023 से पहले की सोचें, तो उनकी संख्या करीबन 2.5 लाख थी, रिजर्विस्ट मिलाकर। और उस वक्त युद्ध चालू होने के बाद उन्होंने फिर से अलग अलग रिजर्विस्ट को ट्रेनिंग दी। अब जब ये जो 15 दिन पहले जो लेटेस्ट राउंड गजा पर शुरू हुआ है, इस दौरान 60,000 रिजर्विस्ट को और बुलाया गया है। लेकिन अंदर से खबर ऐसी भी आ रही है कि इजराइल की जो फौज है, रिजर्विस्ट हैं, वो 2 साल तक लड़ाई लड़ते लड़ते काफी थक गए हैं। पिछले हफ्ते ही इजराइल की आईडीएफ ने प्रेस रिलीज करके कहा कि 6 सोल्जर्स जो थे जिन्होंने युद्ध भूमि में जाने से मना कर दिया, उनका कोर्ट मार्शल किया गया है और उनको जेल में डालने का प्रावधान है। तो ये दिखा रहा है कि इजराइल की फौज भी अब लड़ लड़ के थक चुकी है। इसीलिए अब नेतन्याहू ने आईडीएफ कमांडर को बुलाकर ये कहा है कि गजा पर तुरंत विजय पाई जाए। आईडीएफ कमांडर जो हैं वो भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं। उन्होंने कम से कम 2 बार, आज से 15 दिन पहले, आज से 7 दिन पहले नेतन्याहू को चेताया कि गजा के ऊपर बहुत शीघ्र विजय पाना मुश्किल है, क्योंकि हमास के जो लड़ाके हैं वो हर गली में लड़ रहे हैं, हर बिल्डिंग में लड़ रहे हैं। कई बार तो आईडीएफ एक बिल्डिंग में घुस जाती है, लेकिन उस बिल्डिंग में एक कमरे से अगले कमरे तक जाने के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। लेकिन अब नेतन्याहू ने आईडीएफ को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि 7 अक्टूबर के पहले गजा में 100% कंट्रोल कर लो, जबालिया रिफ्यूजी कैंप जो है उसको न्यूट्रलाइज कर दो, उसको सैनिटाइज कर दो, यानी वहां से जितने लड़ाके हैं या तो मार डालो या उनको इधर उधर तितर-बितर हो जाने में मजबूर कर दो। जी जी। देवनाथ जी, मिडिल ईस्ट को लेकर बात करें तो इस युद्ध का प्रभाव मिडिल ईस्ट पर किस तरीके से पड़ते हुए देख रहे हैं आप? मिडिल ईस्ट के सारे देश बहुत ही हैरान हैं, परेशान जी। हैं, क्योंकि वहां पर 2 चीजें हो रही हैं। एक तो काफी सारे देश जो हैं वो इजराइल के मित्र हैं, बहुत ही पक्के मित्र हैं। मिस्र ने कैंप डेविड एग्रीमेंट साइन कर लिया था इजराइल के साथ 1978 में, अच्छी दोस्ती है। जॉर्डन है, जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला के पिताजी ने 1993 में इजराइल के साथ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर ली थी। पूरा वेस्ट बैंक, जो कि पहले ट्रांस जॉर्डन कहलाता था, उसको दे दिया इजराइल को। तो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला भी बड़ी अच्छी दोस्ती है। सऊदी है, सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सुल्तान MBS, वह भी
अक्टूबर 2023 में इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन करके, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में साइन करके दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं, साइन करने जा रहे थे। लेकिन 7 अक्टूबर को जब लड़ाई शुरू हो गई तो फिर अब्राहम अकॉर्ड सऊदी अरबिया इजराइल के साथ साइन नहीं कर सका। इन सब देशों में जो दिक्कत क्या आ रही है कि जो ऊपर के जो रूलर हैं, चाहे वो किंग हो, प्रिंस हो, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, कई जगह तो शेख हैं, वो तो थोड़ा प्रो अमेरिकन हैं, तो उनके दबाव में वो इजराइल के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन इन सब देशों में आम जो अवाम है, नीचे के तबके के जो गरीब लोग हैं, हजारों लाखों की संख्या में, वो फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करते हैं, वो हमास का समर्थन करते हैं। तो इन सब देशों में जो रूलर्स हैं, जो तानाशाही है, ज्यादातर इन सब देशों में इलेक्शन होते नहीं है, डेमोक्रेसी होती नहीं है, तो उनके ऊपर, राजाओं के ऊपर, प्रिंस के ऊपर, शेख, अमीर, इनके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है कि वो प्रजा की बात सुने और इजराइल के खिलाफ कुछ करें। लेकिन इजराइल के खिलाफ वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो सब अमेरिका के ऊपर निर्भर हैं अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए। उनके देश में स्टेबिलिटी अमेरिकन फोर्सेस ही दिलवाती हैं। जी जी देवनाथ जी, लेकिन दूसरी ओर अगर यूएन को लेकर बात करें, आप यूएन की भूमिका को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि यूएन पूरी तरीके से इस युद्ध के दौरान असफल रहा है? क्योंकि यूएन ने भी हस्तक्षेप किया, यूएन ने भी युद्ध रुकवाने की कोशिश की, लेकिन युद्ध पर कोई भी असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया, कहीं से कहीं तक शांति स्थापित होती नजर नहीं आई। हाँ, जब से ये युद्ध चालू हुआ है कम से कम 3 बार ये प्रस्ताव पारित हुआ है। देखिए, यूएनजीए में जब भी प्रस्ताव पास होता है, पारित होता है, वो पास हो जाता है। वहां पर प्रस्ताव 3 तरीके से पारित हो रहे हैं। एक तो इजराइल की निंदा करो, दूसरी है इजराइल के ऊपर दबाव डालो कि वह युद्ध को बंद करे, तीसरा इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाओ। लेकिन जब मामला यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है तब वहां पर 5 सुपर पावर जो हैं, इनमें से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है और ज्यादातर लोग वोट भी कर देते हैं इजराइल के खिलाफ, फिर भी वहां पर अमेरिका हर बार उसको वीटो कर देता है। अब क्योंकि अमेरिका वीटो कर देता है तो यूनाइटेड नेशन कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले पा रहा। दुनिया में कई बार ऐसा बिल्कुल, और यही कारण है देवनाथ जी कि युद्ध लगातार लंबा खिंचता चला जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए, बातचीत के लिए। 7 अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद भड़की जंग ने पूरे पश्चिम एशिया को हिलाकर रख दिया। हमास के ठिकानों पर इजराइल का प्रचंड प्रहार उसी के बाद से लगातार जारी है। आप खास रिपोर्ट देखिए। हर दुश्मन को मिटा देगा इजराइल। 6 मुस्लिम देशों पर इजराइल का बारूदी अटैक। नेतन्याहू का जंगी ऐलान, 6 देशों को सीधी वार्निंग। इजरायली हमले के बाद जंग में उतरे 6 मुस्लिम देश। एक नेतन्याहू, 6 मुस्लिम देश, युद्ध का नया मोर्चा। इजराइल का अपने दुश्मनों पर प्रचंड प्रहार जारी है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद भड़की जंग ने पूरे पश्चिम एशिया को हिला दिया है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। इजराइल की बमबारी केवल गाजा तक सीमित नहीं रही, बल्कि पिछले 72 घंटों के भीतर इजरायली सेना ने एक साथ 6 मुस्लिम देशों को निशाना बनाया है। इन हमलों में करीब 200 लोगों की मौत हो गई और 1000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।
God. कतर से लेकर यमन तक, लेबनान से सीरिया तक, हर जगह इजरायली मिसाइलें बरसी और चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई दिया। ट्यूनीशिया और गाजा भी इस आग की चपेट में आए। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने गहरी चिंता जताई है, पर नेतन्याहू का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा के पास हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इजरायल का निशाना हमास के ठिकाने थे। लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ों पर इजरायली हमले हुए। इजरायल की बमबारी में कम से कम 5 लोग मारे गए। सीरिया में इजरायली वायुसेना ने कई ठिकानों पर बमबारी की। इजरायल ने ये हमले ईरान समर्थित समूहों पर किए। इजरायल ने ट्यूनीशिया को भी निशाना बनाया। ट्यूनीशिया के तट के पास गाजा के लिए जा रही एक जहाज पर ड्रोन हमला किया। यमन की राजधानी सना और अल जौफ इलाकों में इजरायल ने जबरदस्त हमले किए। इसमें कम से कम 35 लोगों की मौत और 130 से अधिक लोग घायल हो गए। माना जा रहा है कि ये हमले हुती विद्रोहियों के ठिकाने पर किए गए। गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले लगातार जारी है। पिछले 72 घंटों में ही 125 से अधिक लोग मारे गए। Oh my God. इजरायल के कहर से 6 मुस्लिम देश कांप रहे हैं, क्योंकि आईडीएफ ने 6 देशों पर कहर बरपाने का इरादा कर लिया है। नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि कोई दुश्मन नहीं बचेगा। आईडीएफ चीफ ने दुश्मन देशों को वार्निंग देते हुए बड़ा बयान दिया है। आईडीएफ चीफ एयाल जमीर ने कहा है कि दुश्मनों के हाथ काट देंगे। वैसे इजरायल की आक्रामकता के खिलाफ अब मुस्लिम देश एकजुटता दिखा रहे हैं। खाड़ी के मुस्लिम देश कतर की राजधानी दोहा में आतंकी संगठन हमास के दफ्तर पर इजरायली हमले की गूंज पाकिस्तान तक सुनाई पड़ रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर से मुलाकात की और दोहा में इजरायली हमलों की निंदा करते हुए खाड़ी देशों के साथ एकजुटता दिखाई। हालांकि मुस्लिम देशों पर इजरायल के हमले पर संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने चिंता जताई है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। पश्चिम एशिया युद्ध की आग में झुलस रहा है और दुनिया सिर्फ देख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि हालात और बिगड़े तो यह संघर्ष पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।